हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को मिलते रहें। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपके एक एक सपोर्ट से हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा वो मिलता है, जिससे कि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना पाएँ। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छा ना लगे वीडियो तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है, डिसलाइक ज़रूर करें। लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ जो आप चाहते हैं, जो इसमें नया ऐड किया जा सकता है, अपने सुझाव जो है ज़रूर दें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य नहीं है ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, नाइट्रोजन। आपको बताना है कि कौन इसमें जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और सिल्वर आयोडाइड। इसका प्रयोग जो है, सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा में ड्राई आइस हो गया और सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो है आपकी जो कृत्रिम वर्षा है वो कराई जाती है। इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 3 नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में नहीं किया जाता, जबकि ड्राई आइस और सिल्वर आयोडाइड इन दोनों का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन द्वारा सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कार्बन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3, 3:4, 4:3 या 3:2? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:2। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम विघटन या फिर विघटन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो उसका मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, फिर से जिससे ऊर्जा निर्मुक्त होता है। लेकिन सूर्य में क्या है? सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन प्रोसेस द्वारा होता है। और यही जैसे अगर आपके बम जो होते हैं, बम, परमाणु बम जो हो गया, इन सब में जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे सिद्धांत पे कार्य करता है, और सूर्य से ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी लॉकर का उपयोग ई दस्तावेज को सुरक्षित तरीके से इंटरनेट पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह ई हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसके सही हैं। डिजी लॉकर में दोनों सुविधा आपको प्राप्त होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षार लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल विद्युत का कुचालक जबकि क्षार विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एस. कृष्णन द्वारा, वी.डी. नाग चौधरी द्वारा, एस. चंद्रशेखर द्वारा या जे.बी. नॉर्लिकर द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे.बी. नॉर्लिकर द्वारा नवीन सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। यह सैन्य अभ्यास दिया गया है और देश दिया गया है। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के, मैत्री भारत और थाईलैंड के, और अल नागा भारत और अफगानिस्तान के। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, अल नागा जो है वो भारत और अफगानिस्तान नहीं है, ओमान है। ठीक है, भारत और ओमान के मध्य होता है अल नागा। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं।
नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, धर्म गार्जियन भारत जापान, मैत्री भारत थाईलैंड और अलनागा भारत और ओमान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधार शैली पर यूनानी शैली का भी प्रभाव है तथा यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मथुरा शैली स्वदेशी शैली है और यह हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, गांधार या यूनानी शैली जो है इसमें मुख्य रूप से केवल बौद्ध धर्म से संबंधित ही मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, गांधार शैली के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, वो भी बौद्ध धर्म में महायान शाखा जो है उसकी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। लेकिन मथुरा शैली जो है यह स्वदेशी शैली है, इस पर स्वदेशी प्रभाव ज़्यादा है और इसके अंतर्गत हिंदू, जैन और बौद्ध इन सभी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा मेजर जो है डिफरेंस है दोनों में कि गांधार शैली के अंतर्गत केवल बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया और मथुरा शैली के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन इन सभी मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, स्थानीय जो प्रकृति थी या स्थानीय जो रीति रिवाज या फिर से और भी जो थे जो संस्कृति थी उन सब मूर्तियों का भी निर्माण इसके अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त काल में महासंधि विग्रहिका जो पदाधिकारी था इसका संबंध किससे था? धार्मिक मामलों से, युद्ध एवं शांति से, पुलिस विभाग से या राजस्व संग्रह से? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, धर्म विग्रहिका जो है वह युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था या प्रमुख होता था। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद रखें महासंधि विग्रहिका। ठीक है, संधि भी इसके पास करने का अधिकार है और उसका विग्रह भी करने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि युद्ध और शांति से संबंधित होता था महासंधि विग्रहिका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? किताब उल रेहला इसकी रचना की गई थी इब्न बतूता द्वारा, तबकाते नासिर मिनहाजुद्दीन बिन सिराज द्वारा, तारीख़ फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किताब उल यामिनी उतबी द्वारा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख़ फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया था, न कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन थे? बर्नी, जबकि यानी तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। भारत में आने वाले निम्नलिखित यात्रियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मार्को पोलो इब्न बतूता अब्दुल रज्जाक अलबरूनी, अलबरूनी इब्न बतूता अब्दुल रज्जाक मार्को पोलो, या फिर अलबरूनी मार्को पोलो इब्न बतूता अब्दुल रज्जाक, या अलबरूनी अब्दुल रज्जाक इब्न बतूता मार्को पोलो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, अलबरूनी मार्को पोलो इब्न बतूता और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर इसमें हम बात करें इब्न बतूता, यह जो है आपके आया था किसके समय में? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जो है यह फारस का था और यह जो कृष्ण देवराय द्वितीय के शासन, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलबरूनी और मार्को पोलो किसके समय में भारत आए थे। नेक्स्ट देखिए, पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पल्लव वंश की स्थापना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाई थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। महेंद्र वर्मन शैली तथा मामल्ल शैली का संबंध पल्लव कालीन वास्तुकला से है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री वेनशांग कांची गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश की स्थापना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाई थी, यह गलत है। ठीक है, पल्लव वंश की स्थापना, इसका संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। ठीक है, इसका संस्थापक सिंह विष्णु था। चोलकालीन शासन व्यवस्था में वरित्पोत्तराक इसका तात्पर्य क्या है? यह मुखिया, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, नगर का प्रमुख होता था या सैन्य प्रमुख होता था? इसका सही आंसर क्या है? यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था चोल काल में। ठीक है, जो वरित्पोत्तराक है यह राजस्व विभाग का प्रमुख था चोल काल में। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या महात्मा बुद्ध? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। निम्न में से किस सुल्तान ने मुहर्रम पर ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया था? मुबारक शाह ने, अलाउद्दीन आलम शाह ने, बहलोल लोदी ने या फिर सिकंदर लोदी ने? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी द्वारा मुहर्रम पर ताजिया निकलवाने की जो प्रथा थी उसको बंद करवा दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। हदीस क्या है? यह एक इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है,
सल्तनतकालीन कर प्रणाली है या फिर मनसबदार थे? बताइए इसका सही आंसर क्या है। हदीस जो है यह आपका एक इस्लामिक कानून है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह युद्ध दिया गया है और यह कब हुआ था उससे आपको सुमिलित करना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। विलग्राम या जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यह हुआ था 1540 में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो घाघरा आपका 1529, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और हल्दी घाटी 1576। इसका सही आंसर हो जाएगा 4-3-1-2, ऑप्शन भी सही है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया। शेरशाह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना चाहता था। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास की विशेषता है? प्राकृतिक संसाधनों का विचार पूर्वक या विवेक पूर्वक जो है प्रयोग करना, प्रदूषण में वृद्धि न होना, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में धारणीय समृद्धि को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सही है। स्वतंत्रता के पश्चात तथा पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए निरंतर प्रयत्नों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय सुधार हुआ है। परिणामतः जिसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिली है या क्या परिवर्तन हुआ है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है और मृत्यु दर में भारी कमी आई है। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु की जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी घट करके कम हो गया है और मृत्यु दर जो था उसमें कमी हुआ है। तो यह जो है सही है, तीनों विकल्प जो है इसके सही हैं। नव उदारवाद और वैश्वीकरण के बाद गांव किन उत्पादों की आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए थे? खाद्य, श्रम या फिर कच्चे उत्पाद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं। नव उदारवाद के बाद गांव मुख्यतः खाद्य उत्पादक, श्रम जो है प्रदाता और कच्चे उत्पादों के उत्पादनकर्ता बनकर के रह गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी है? 1800, 1500, 2100, 2400, 2400 या 2900 या फिर 2400 और 2100? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है उसके लिए जो कैलोरी का निर्धारण किया गया उसके अंतर्गत गाँव में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को एक दिन में और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति एक दिन में आवश्यकता होती है, पर प्रति व्यक्ति पर डे। ठीक है, तो क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा श्रम करते हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इनके अपेक्षा जो है जो शहर के लोग होते हैं तुलनात्मक रूप से इनसे कम मेहनत करते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है इनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया था। भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? 1812 ईस्वी में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, 1855 ईस्वी में रिसरा पश्चिम बंगाल, 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, 1874 में कूली पंजाब पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में जो सूती वस्त्र का पहला कारखाना था वह 1818 फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी सही है। भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की एकल नागरिकता होती है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या भारत एवं अन्य देशों की दोहरी नागरिकता? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी राज्य का कोई नागरिक हो, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों न रहता हो, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है, इधर उत्तर पूर्वी राज्य से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से आपके गुजरात तक, ठीक है, चाहे वो लक्षद्वीप में रहता हो, अंडमान निकोबार पे रहता हो, वो वहाँ का नागरिक ना कहला करके वो भारत का नागरिक कहलाता है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि पर
भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत सरकार के अधीन नियोजन का पात्र होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो 5 वर्षों के लिए की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को कार्यकाल के बाद पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन और भत्ते हैं वह सभी खर्चे जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह ऑप्शन आपका सही है, अन्य विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 20-21। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 20-21 को किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर केवल 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा या दोनों जो है वो गलत है। ठीक है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका एक फिक्स टेन्योर होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपना पद धारण करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में, मोतीलाल नेहरू ने 1925 में, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में या हजरत मोहानी ने 1906 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था 1934 ईस्वी में। निम्न में से भारत में संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के समान नहीं है? वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, निचले सदन का विघटन, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व यह प्रणाली जो है ब्रिटेन के समान नहीं है भारत में। ठीक है। जबकि वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, निचले सदन की विघटन, ये सभी विशेषताएं जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। फैक्ट कहीं से बन सकता है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि विधि के तंत्र इस प्रकार से कार्य करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 39A। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता देने का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39A में किया गया। ऑप्शन डी सही है। साथियों आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए जाएंगे कि एग्जाम में आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक जो कहते हैं ना कि खुद को इतना मोटिवेटेड, इतना जो है अच्छा फील करेंगे कि ज़्यादा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चाहे जिस भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आएंगे उन सारे पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। ठीक है। आप मान के चले कि यारो के पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी हो, जीएस हो, करंट अफेयर हो, यूपी स्पेशल हो, सारे जो आपके टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जाएगा। आप बशर्ते ये है कि आप बस मेरे साथ बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनके पास शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इतना एफर्ट आप मेरे साथ, जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एफर्ट आप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से लेमडक क्या होता है? लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह होता है। लोकसभा के वे सदस्य जिन्हें महत्वपूर्ण समितियों का भार दिया गया है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य जो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद का पदभार संभालते हैं। लेमडक का तात्पर्य साथियों, जैसे जो नई वर्तमान लोकसभा है उसके विघटन के बाद जो नई लोकसभा का निर्वाचन होता है और जो सदस्य उसके निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होते, मतलब जो निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, नई लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित नहीं होते उन्हें लेमडक कहा जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमिलित करना है। भारत की संचित निधि का प्रावधान किसमें है? भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 266 सब क्लॉज फर्स्ट में। भारत की लोक लेखा निधि का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 292 में।
भारत की आकस्मिकता निधि का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 267 में, और भारत सरकार द्वारा उधार लेने के जो प्रावधान किए हुए अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 2 में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 2 4, ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में 50 और राज्यसभा में 25 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होती है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा सकता है। इसका अभिप्राय सदन में बहुमत प्राप्ति की व्यवहारिकता की जांच करना है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो अभिप्राय है ये होता है कि सदन में बहुमत की जांच करना कि वर्तमान जो सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं, और उसे जांचने के लिए ही यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 21, शोषण के विरुद्ध 22 से 24, और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित जो अधिकार है वो 28 से 30। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसमें अगर देखिए स्वतंत्रता की जो अधिकार है वो 19 से 22 है। ठीक है, इसमें क्या दिया 19 से 21। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 है, इसमें 22 से 24 दिया है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो आपका है अनुच्छेद 29-30। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? केशवानंद भारतीवाद 1973, IR कोहेल्लोवाद 2006, मिनर्वा मिल्सवाद 1982, मेनका गांधीवाद 1980। कौन इसमें सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद 1973। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 160 या अनुच्छेद 213। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन, राइबोफ्लोविन, साइनोकोबालामिन या पेंटोथेनिकम। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप करता है। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से नहीं किया जा सकता। सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, जी मचलाना, ये सभी जो हृदय घात के लक्षण हैं, हृदय घात आने के पहले जो है ये सभी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटी जो है होती है। आपको बताना है कौन इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से नहीं किया जा सकता, यह गलत है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AB रक्त समूह में A एवं B दोनों एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है? लाल, पीला, बैंगनी या फिर हरा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल। प्रकाश संश्लेषण, सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल प्रकाश में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। और सबसे कम किस में होता है? वो होता है आपके बैंगनी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी सतह से वायु में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि सतह से सतह पर मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश सतह से वायु में मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र, और नाग जो है टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी जो है सतह से वायु में नहीं, सतह से सतह पर मार्ग करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैगलेव ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन इसमें गलत है आपको ये बताना है। यह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर कार्य करता है। इसमें अति चालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग किया जाता है। यह सतह से 1 से 6 इंच ऊपर चलता है। यह घर्षण से प्रभावित होता है। आपको बताना है कौन विकल्प इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इस ऑप्शन से जो है आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यह सतह से 1 से 6 इंच ऊपर उठकर चलता है। अगर सतह से 1 से 6 इंच ऊपर उठ के चलेगा तो इसमें घर्षण कहाँ से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप रिलैक्स होकर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। टिटनेस जीवाणु जनित रोग है, रूबेला विषाणु जनित, मलेरिया प्रोटोजनित और हीमोफीलिया कृमि जनित। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोफीलिया कृमि जनित। रेडियो संचार पृथ्वी की सतह पर निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किस जो परत है, कौन सी परत, उससे किससे परिवर्तित होकर के आता है यह बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से जो है वह रेडियो तरंगे परावर्तित होकर के आती है। ठीक है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। पारा, नाइट्रेट, कैडमियम या फिर फ्लोराइड। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा की कमी से मिनीमाता रोग होता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए व्हीटले अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया था। सलीम अली, प्रमोद पाटिल, प्रोफेसर माधव गाडगिल या फिर चेवांग नोरफेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रमोद पाटिल को। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश की ओर परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है। टुंड्रा एवं टाइगा जलवायु क्षेत्रों में विषुवत रेखी एवं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत। पहले में क्या कह रहा है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण जैव विविधता में वृद्धि होती है, सही है। ठीक है, जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्रों से आएंगे जब विषुवत रेखी क्षेत्रों की ओर तो आपको जैव विविधता में वृद्धि मिलेगी और विषुवत रेखा पे जो है वो वृद्धि या कह सकते हैं जैव विविधता सबसे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि टुंड्रा और टाइगा जलवायु क्षेत्रों में विषुवत रेखीय और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, यह गलत है। ठीक है, वहाँ पे जैव विविधता जो है सबसे कम पाई जाती है। सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो विषुवत रेखीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा गलत है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।